नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, टाइप 1 का ही अगला क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 4z रेज टू द पावर n। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स के कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। क्या होता है, अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n प्लस 1 पर। लेकिन ये किस केस के लिए था? ये था बाइनोमियल थ्योरम के लिए। मतलब नंबर ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स कितने होने चाहिए? 1 2 होने चाहिए बाइनोमियल में, जबकि यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझना, नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 2x प्लस 3y, क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, हमने 3y माइनस 4z को एक इंडिविजुअल टर्म मान लिया। इस क्वेश्चन में हमने क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम लगाना है इसलिए क्या करा, 2x को एक टर्म मान लिया और 3y माइनस 4z को एक इंडिविजुअल टर्म मान लिया। यानी कि x की जगह पे क्या आ गया अब 2x और a की जगह पे क्या आ गया 3y माइनस 4z। अब हम फॉर्मूला जानते हैं x प्लस a रेज टू द पावर n। तरीका बताया था आपको, लिख लेंगे हम cxa प्लस cxa। अब सॉरी a नहीं, देखें यहाँ पे a की जगह अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लेते हैं हम। cx की जगह पे लिख देता हूँ मैं 2x और a की जगह पे लिख देता हूँ मैं 3y माइनस 4z। फिर प्लस c2x 3y माइनस 4z प्लस c2x 3y माइनस 4z एंड सो ऑन अप टू c2x 3y माइनस 4z। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था स्टार्टिंग कैसे होगी, NO और c के ऊपर क्या फिक्स रहने वाला है? n फिक्स होने वाला है। c के ऊपर n फिक्स रहने वाला है। जहाँ से 0 है वहाँ पे क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। जहाँ पे 0 वहाँ पे 1 आने वाला है। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? 2 और लास्ट में 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो n पे एंड करेंगे, n। सिमिलरली यहाँ पे अगर n है तो अगला टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म के ऊपर पावर आने वाली है n माइनस 1, इसके ऊपर आने वाली है n माइनस 2 और लास्ट वाले टर्म के ऊपर कितना आने वाला है हमारे पास? n। अब इसमें देखें, आपसे पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक कंसेप्ट छोटा सा समझे यहाँ पे। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल डिजिट कोई भी आ जाएगी या कोई एक सिंगल टर्म आ जाएगा। सपोज करें ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 2 की पावर n x की पावर n इनटू क्या करना है हमें इसमें 3y माइनस 4z। मतलब देखें यहाँ पे 3y माइनस 4z की भी क्या है? पावर 0 है। तो पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके नंबर ऑफ टर्म कितना आने वाला हमारे पास? 1। यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। पहले वाले इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम ओपन करेंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले? 1। अब यहाँ पे आप देखें कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक टर्म आएगा और उस एक टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टर्म और आने वाले हैं। तो कितना टर्म आने वाला है यहाँ पे? तो यहाँ पे आने वाले हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म मिलने वाले हैं आपको? देखें यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको 2 टर्म्स। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्व करने में क्योंकि स्क्वायर है मतलब इसका जब हम एक्सपांशन करेंगे तो कितने टर्म मिलेंगे? तो हमें मिलेंगे 3 टर्म्स। तो ये तो पूरा इंडिविजुअल एक नंबर हो जाएगा और इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि कितने टर्म्स होंगे? 3। तो अब कितने टर्म मिलने वाले हैं मुझे? 3। नेक्स्ट क्या मिलने वाला है? 4 और लास्ट वाला देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा? एक टर्म बन जाएगा। इस एक टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n का एक्सपांशन करने पे कितना आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स? n प्लस 1। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलने वाले हैं लास्ट वाले में मुझे? n प्लस 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। नंबर ऑफ टर्म्स पहले वाले, इसको जब हम ओपन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने आने वाला है? 1। सबसे पहले हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए 2 एक्सप्रेशन माने, फिर मैंने इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपांशन लगाया। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद मुझे समझ में आया कि इसको सॉल्व करने के बाद तो कोई एक टर्म बनने वाला है यहाँ पे और उसको इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी। यहाँ तो पावर 0 है, जैसे अपन देखते हैं पावर 1 वाला ये पूरा मिला के एक एक्सप्रेशन आने वाला है। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी। तो कितने एक्सप्रेशन हो जाएंगे टोटल? फर्स्ट वाले को ओपन करने पे 1, सेकंड वाले को ओपन करने पे 2, थर्ड वाले को ओपन करने पे कितने टर्म आने वाले? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन एक टर्म होगा, एक टर्म को
3 टर्म में और मल्टीप्लाई करने के कितना हो जाएगा 3, लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, अगर पावर n है हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n+1, तो लास्ट वाला टर्म क्या मिलने वाला है हमें n+1। तब हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए। तो देखें यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, AP के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पहले एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 एंड सो ऑन आ रहा है। तो देखिए हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, बहुत अच्छे से लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला। Sn इक्वल्स होता है n/2 a प्लस l, मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल N, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। कैपिटल N का मतलब क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास n+1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास n+1/2, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म यानी कि हो जाएगा 1, और l का मतलब होता है लास्ट टर्म यानी कि हो जाएगा n+1। तो फॉर्मूला क्या निकला हमारा, फॉर्मूला बना यहाँ पे, या आंसर हमारा आया n+1 n+2, 1 + 1 ही हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, बाइनोमियल थ्योरम लगेगा ध्यान रखना, जबकि ये एक ट्राइनोमियल है, दो एक्सप्रेशन को या दो टर्म को हमने क्या मान लिया, एक सिंगल टर्म मान लिया और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस थे टाइप 1 के, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स के और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मैंने आप लोग कुछ क्वेश्चंस बताए। अब और कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे हम और टाइप 2 की तरफ चलते हैं सीधे, कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे अब हम और सीधे टाइप 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं टाइप 2, तो टाइप 2 क्या रहेगा। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस बेस्ड होंगे जनरल टर्म के ऊपर एंड मिडिल टर्म के ऊपर। टाइप 1 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, टाइप 2 क्वेश्चंस बेस्ड होंगे जनरल टर्म और मिडिल टर्म के ऊपर। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो 1 बाय 1 समझते जाइए। टोटल एक जगह पे पूरा मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया है। आप लोग भी इसी तरीके से कोशिश किया करें कि एक बार में सारे कंसेप्ट, पूरे कंसेप्ट ट्राई किया करिए कि कम से कम जगह में आ जाए, यानी कि एक पेज पे आ जाए, क्योंकि जितने कम स्पेस में आप कंसेप्ट को लिख लोगे उतनी अच्छी तरीके से या उतनी जल्दी वो आपको याद होगा। तो देखते हैं हम, पहला कंसेप्ट है कि जनरल टर्म क्या है। तो देखें अगर हम x + a⁻n का एक्सपेंशन करते हैं तो पहला टर्म आता है हमारे पास ये लिखा है मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म, पहला टर्म निकल के आता है nc0 xn a0, दूसरा टर्म निकल के आता है मेरे पास nc1 x⁻n−1 a1, थर्ड टर्म क्या निकल के आता मेरा, यहाँ में प्लस करके इस तरीके से एक के नीचे एक मैंने लिख दिया। थर्ड टर्म मेरा कुछ इस तरीके से निकल के आता है, फोर्थ टर्म मेरा कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पे कि एक चीज फिक्स है, क्या फिक्स है, n फिक्स है, सब में क्या फिक्स है, n फिक्स है। दूसरी चीज मैंने देखी कि यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म के लिए कितना था 0, नेक्स्ट वाले टर्म के लिए जब सेकंड टर्म था तो ये कितना हो गया 1, थर्ड टर्म तो ये कितना हो गया 2, फोर्थ टर्म तो ये कितना हो गया 3, यानी कि एक कम होते जा रहा है। फिर मैंने एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की कि यहाँ पे क्या है, अगर n है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है n, नेक्स्ट वाले टर्म में, फर्स्ट वाले टर्म के लिए n है, सेकंड वाले टर्म के लिए कितना हो गया n-1, थर्ड वाले टर्म के लिए कितना हो गया n-2, फोर्थ टर्म के लिए कितना हो गया n-3। और a में भी मैंने यही चीज देखी कि अगर फर्स्ट टर्म में तो ये आ रहा है 0, सेकंड टर्म में तो ये आ रहा है 1, थर्ड टर्म में तो ये आ रहा है 2, फोर्थ टर्म में तो ये आ रहा है 3, यानी कि एक कम। ये पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक चीज समझ में आई कि अगर ये पूरा इस तरीके से चल रहा है एक्सपांशन, तो आगे कोई सा भी nth टर्म क्या होगा, या फिर यहाँ पे हम nth टर्म नहीं बोलेंगे, यहाँ पे मैं बोलूंगा r+1th टर्म, r+1th टर्म क्या होगा। r+1 क्यों बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि t1 यानी कि फर्स्ट टर्म, t1 यानी कि कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, तो ये 0 थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा था फॉर्मूला बनाने में। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको हमने लिख दिया t1 को हम लिख लेंगे t0+1th टर्म, t0+1th टर्म। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला r+1th टर्म के लिए है, लेकिन आप बोल सकते हो है क्या, ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला है। बस हमें उसको कुछ इस फॉर्मेटिंग में तैयार करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये t1 है, t1 को मैंने लिखा t0+1। तो आप देख लें जब फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें तो आपको यही टर्म मिल जाएगा। देखें आप nc0 x⁻n-0 मतलब कितना हो गया n × a⁻0। यही चीज अगर मैं निकालना चाह रहा हूं, सपोज करें फोर्थ टर्म, तो मैं इसको लिख लूंगा t3+1 यानी कि r+1th टर्म के फॉर्म में। तो देखें क्या हो जाएगा,
NCR यानी कि NC3 x रेस्ट टू द पावर n माइनस आर, x रेस्ट टू द पावर n माइनस आर की जगह पे क्या है 3, a रेस्ट टू द पावर r की जगह पे क्या है 3। तो कुछ इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग को लिखेंगे। यहाँ पे ये बना हमारे जनरल टर्म का फॉर्मूला हमेशा किसके लिए होगा, r प्लस 1th टर्म के लिए होगा। यानी कि अगर आप लिख रहे हो T1 तो आप उसको क्या लिखोगे, ये तो T4 के लिए था 3 + 1, अगर आप लिख रहे हो T1 तो क्या लिखोगे आप T0 + 1, यानी कि r की वैल्यू है 0 और 1 अपनी जगह पे बना रहेगा। तो इस तरीके से हम जनरल टर्म का यूज करेंगे। क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर हो जाएंगे तो कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर x + a रेस्ट टू द पावर n के लिए ये था जनरल टर्म, तो x - a रेस्ट टू द पावर n के लिए एक छोटा सा फर्क आएगा, बस इस फॉर्मूले में सब कुछ सेम रहेगा, बस आगे लग जाएगा -1 रेस्ट टू द पावर r, सिर्फ आगे अपन लगा देंगे -1 रेस्ट टू द पावर r। तो ये छोटा सा चेंज आएगा। अब अगला कंसेप्ट आता है मिडिल टर्म का। तो मिडिल टर्म में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे n से क्या मतलब है, n से मतलब है पावर, x + a की पावर अगर n है और वो क्या है even है, वो क्या है even है, तो अगर वो even है तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा n/2 + 1th टर्म, मिडिल टर्म होगा n/2 + 1th टर्म। अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म्स 2 आएंगे, ऑड है तो 2 टर्म कैसे आ सकते हैं, सपोज करें पावर है 4 तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 4 + 1 यानी कि 5। अगर मतलब पावर अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आने वाले, ऑड, और ऑड में आपको एक मिडिल टर्म मिलता है, जबकि इवन में कितने मिडिल टर्म मिलते हैं, हमें 2 मिडिल टर्म मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर पावर हो जाए ऑड, पावर अगर हो जाए ऑड यानी कि 9, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे हमें, 9 + 1, मतलब ये कैसा नंबर हो गया, इवन। तो ऑड पावर के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं, इवन, इसलिए ऑड पावर में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं, 2 मिडिल टर्म्स आने वाले हैं। वो मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे, n + 1/2 और n + 3/2। ये हुआ एक कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है कि अगर इसमें ही नहीं है एपी में भी यूज होगा, ये वाला कंसेप्ट है जो ये एपी में भी यूज होगा। तो देखें इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझें। अच्छा, एक जनरल अपन केस लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अगर कोई टर्म है आप उसकी काउंटिंग कर रहे हो एंड से, वो काउंट कितना हो रहा है r, तो बिगिनिंग से कितना होगा वो, तो बिगिनिंग से उसकी रैंक होगी n - r + 1, क्योंकि ये जो जनरल टर्म बनाया है इसमें हम nth नंबर ऑफ टर्म कहाँ से ले रहे हैं, हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, ना कि एंड से ले रहे हैं, तो बिगिनिंग से। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि आप उस टर्म को निकालो जो लास्ट से 3rd नंबर पे, तो फिर बिगिनिंग से किस नंबर पे होगा वो हमें निकालना होगा। तो बड़ा आसान तरीका है, अपन सीधे एक यहाँ पे कंसेप्ट देखें, आप समझें। आप फिंगर को काउंट करें, मैं स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ, टोटल फिंगर्स कितनी है 10। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से, बिगिनिंग पॉइंट कहाँ से है, राइट हैंड की ये वाली फिंगर को मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से काउंट कर रहा हूँ। अगर मैं एंड से इस फिंगर को काउंट करता हूँ तो देखें आप 1 2 3 4, अगर एंड से इसको मैं काउंट कर रहा हूँ और कौन से नंबर पे आ रही है 4, तो बिगिनिंग से कौन से नंबर पे आएगी, तो देखें टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है मेरे पास 10, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है 10, और एंड से कितना आ रहा था, ये एंड से आ रहा था 1 2 3 4, तो बिगिनिंग से कितना होगा, तो 10 - 4 + 1 कर देता हूँ, 10 - 4 + 1 कर देता हूँ। तो टोटल 10 फिंगर्स थी, जब एंड से काउंट कर रहा था तो ये आ रहा था 4th पे। तो स्टार्टिंग से कितने पे आएगी वाली फिंगर, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7th, स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे आएगी, ये 7 पे। तो कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 10 - 4 यानी कि 6 + 1 = 7। तो इसके लिए मैंने एक जनरल टर्म बना लिया, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला तैयार कर लिया मैंने, n - r + 1। अगर कोई टर्म एंडिंग से कितनी है, r है, तो बिगिनिंग से कितनी होगी वो, n - r + 1 होगी। बिगिनिंग से कितनी होगी, n - r + 1। मैंने यहाँ कैपिटल N लिखा है, ध्यान रखना, कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ना कि पावर। ये पावर नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात चल रही है। तो ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कैपिटल N है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये चीज़ हमारे एपी में भी यूज होगी। कंसेप्ट अब सब समझ में आ गए होंगे आपको, बस इतने ही कंसेप्ट है टाइप 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। देखें अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम सीधे इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 6th टर्म
फाइंड द सिक्स्थ टर्म in the expansion of 4x upon 5 minus 5 upon 2x raised to the power 9। तो पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम सिक्स्थ टर्म निकालते हैं। कौन से फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में? कौन से फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं हम? तो जनरल टर्म का यूज करने वाले हैं। तो जनरल टर्म होता है टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू, अभी आपको बताया था, एन सी आर एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए आर। तो हमें निकालना है सिक्स्थ नंबर का टर्म। तो सिक्स्थ नंबर के टर्म को बेटा मैं लिखता हूँ टी 5 प्लस 1, यानी कि आर की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5। स्टार्ट करते हैं, और एन की जगह पे कितना है मेरे पास? एन की जगह पे है मेरे पास 9। सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 9c5 इंटू, एक बार डिटेल में करा रहा हूँ, आगे से मैं डायरेक्ट करूंगा, एक बार अच्छे से देख लें। इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर 9 माइनस 5 इंटू ए रेस्ट टू दी पावर 5। ए की जगह पे क्या जाएगा? अभी चलिए वैल्यू बाद में रखते हैं, हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 9c5 को मैं लिख सकता हूँ 9c4। कैसे लिख सकता हूँ? तो उसके लिए आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर देखें जल्दी से। मैंने इसको ओपन करने के बहुत सारे आपको फॉर्मूलाज बताए हैं। यहाँ पे मैंने लगाया एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला का मैंने यूज करा। चलिए ये हो जाएगा x की पावर 4 और ये हो जाएगा a की पावर 5। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसको ओपन कर देता हूँ। ये हो जाएगा 9/4, 8/3, 7/2 और 6/1। ये भी फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कौन सा है। जो रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया वो जाकर के एक बार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर जरूर देखें। 4 एक x की जगह पे क्या हमारे पास? 4x अपॉन 5 की पावर 4। a की जगह पे हमारे पास 5 अपॉन 2x की पावर 5, 5 अपॉन 2x की पावर 5। यहाँ पे एक कमी रह गई, क्योंकि ये x प्लस ए के लिए नहीं है, एक्सपांशन है x माइनस ए के लिए। तो यहाँ लिख देंगे हम -1 की पावर r, यानी -1 की पावर 5। रिजॉल्व करते हैं हम इसको, रिजॉल्व करते हैं -1 की पावर 5। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर में नेगेटिव साइन आने वाला है। कई बार ऑप्शन देख के ही हमें रिजल्ट मिल जाता है। अगर कोई सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव आ रहा है तो सीधा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखें नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, और उसमें तो ये -1 तो आना ही है। इनटू इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा देखते हैं। चलो लिख लेते हैं पहले एक बार 9/4, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें वहाँ आसान होने वाली हैं। 7/2, 6/1, 4x की होल पावर 4, यानी कि 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। ये पूरा एक्सपांशन मैंने अलग अलग करके ब्रेक कर दिया। ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एंड तक नहीं करें, पहले पूरा एक्सपांड कर लें फिर कैंसिलेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आप खुद सोचें, जब आपको कैंसिल ही करना था, डिवाइड ही करना था, तो फिर मल्टीप्लाई क्यों करें? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर 5। तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन देखें, जैसे 5 की पावर 4 से 5 की पावर 5 कैंसिल हुआ। 4 की पावर 4 ओरली में दिमाग में सोचूंगा, पहली चीज तो ये हो गया, पावर बची हमारे पास 3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर, चलिए सबसे पहले और इनको कैंसिल करें। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ हो सकता है। -1 इंटू 3 इंटू 4, इंटू 4 नहीं लिख रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ क्यों। इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 की पावर 4। यहाँ पे x की पावर 4 और x की पावर 5 कैंसिल, मतलब नीचे आने वाला है x। हाँ यहाँ पे ये हो जाएगा 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 को इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि अप्रोच समझें आप लोग। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8। तो 2 की मैं डायरेक्ट ही कैंसिल कर देता हूँ, उसे समझाने के लिए लिखा है आपको। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 8, और नीचे कितना बचा है हमारे पास? 2 की पावर 5। तो ये बचा 2 की पावर 3। अब सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, समय की कमी रहती है हमारे पास। तो सॉल्व करने पे ये आपका आ जाएगा आंसर, कितना आ रहा है? 987। हाँ ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका
5040 अपॉन x, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन था, एक पहला क्वेश्चन था जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड। और देखते हैं हम क्वेश्चन जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं, जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म from the end in the expansion of 3 upon x square, 3 upon x square minus x cube by 6 raised to the power 7, माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेस्ट टू दी पावर 7। डायरेक्ट करेंगे अब की बार हम क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आने वाले 7 + 1 यानी कि कितना आने वाला है 8। ये 8 क्या है हमारा कैपिटल N, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो बिगनिंग से कितना होगा, बिगनिंग से कितना होगा, तो बिगनिंग से होगा ये n माइनस आर प्लस 1, बिगनिंग से होगा ये n माइनस आर प्लस 1 यानी कि 8 माइनस 4 प्लस 1, 8 माइनस 4 प्लस 1 होगी इसकी बिगनिंग से रैंक, तो यानी कि ये आ गया आपका फिफ्थ टर्म। तो स्टार्टिंग से हमें कौन सा टर्म निकालना है, स्टार्टिंग से हमें निकालना है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ मैं डायरेक्ट, टी आर प्लस 1 यानी कि 4 + 1, एन सी आर, एन की जगह पर रखेंगे 7, सी आर की जगह पे 4 इंटू एक्स की पावर n माइनस आर यानी कि हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि ये हो गया 3 इंटू a की पावर r यानी कि x क्यूब बाय 6 इंटू कितना हो जाएगा ये पावर 4, x माइनस a की पावर का एक्सपेंशन है तो -1 की पावर r भी आएगा साथ में, -1 की पावर 4 यानी कि पॉजिटिव टर्म आने वाला है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 7c4 को मैं लिख सकता हूँ 7c3 और डायरेक्ट ओपन कर दूंगा 7/3 इंटू 6/2 इंटू 5/1, 3 का क्यूब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x की पावर 6, जबकि ये क्या हो जाएगा x की पावर 12 अपॉन, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ब्रेक करके लिख लेता हूँ या लिख देता हूँ इसी तरीके से, 6 की पावर 4 और -1 की पावर 4 यानी ये हो गया पॉजिटिव। कैंसिलेशन हम स्टार्ट करते हैं जो हो सकता है। सबसे पहले ठीक है 6 से ये गया, ये बचा 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 को मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू 2 की होल पावर 3 यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कैंसिल। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या एक बार जल्दी से देख लें, नहीं हो रहा, ये आ जाएगा आपका 7 5 या 35 x रेस्ट टू दी पावर 6 अपॉन 3 2 जा 6 और ठीक है ये हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 8 8 6 जा 48, तो ये आ गया आपका आंसर 35 रेस्ट टू दी पावर 6 अपॉन 48। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। और देखते हैं हम क्वेश्चन मिडिल टर्म के ऊपर बेस्ड भी एक प्रॉब्लम देखते हैं हम, मिडिल टर्म के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion of 2/3 x square, 2/3 x square minus 3/2x रेस्ट टू दी पावर 20। तो आप देखें यहाँ पे n कैसा है, तो n है यहाँ पे even, यानी कि मिडिल टर्म क्या होने वाला है, मिडिल टर्म यहाँ पे बनने वाला है n/2 + 1, कितना हो जाएगा 20/2 + 1 यानी कि 11th टर्म। तो अब इसमें आपको निकालना क्या है, 11th टर्म निकालना है, इस एक्सपांशन में 11th टर्म निकालना है, यानी कि आपको निकालना है t10 + 1। सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा डायरेक्टली लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो सॉल्व करने पे आंसर आएगा 20c10 x रेस्ट टू दी पावर 10।
तो ये हुए क्वेश्चंस खत्म टाइप 2 के। अब खास कंसेप्ट स्टार्ट होगा, इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अगर कोई क्वेश्चन आने का चांस है तो वो मिडिल टर्म के ऊपर बेस जा सकता है। आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें जनरल टर्म मिडिल टर्म दोनों के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और कंसेप्ट समझना जरूरी था। अब हम सीधे टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 और टाइप 1 और टाइप 3 से आपको मान के चलें 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, गारंटी है हमारी। जितने कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, इवन जो क्वेश्चन करा रहे हैं, इनमें से ही आपको कुछ मिल जाएगा, कंसेप्ट तो मिल ही जाएगा, श्योरिटी है। तो देखें जो अगला कंसेप्ट है टाइप 3 है, जो हमारा टाइप 3 है प्रॉब्लम, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा बेटा, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू कोफिशिएंट ऑफ या रिलेटिंग टू कोफिशिएंट्स। पूरे कंसेप्ट एक बार में बताऊंगा। कोफिशिएंट्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो कोफिशिएंट क्या आएगा, बता रहा हूं कोफिशिएंट से क्या मतलब है, उसके बाद सीधे कंसेप्ट पे आएंगे हम। देखें सीधे जल्दी जल्दी कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो कोफिशिएंट से क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म जो इंडिपेंडेंट है एक्स के, या जो भी वेरिएबल है उसका क्या रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला टर्म ओपन कर रहे हैं nc0 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर n और a रेस्ट टू द पावर 0, तो अगर हम इसमें देखें nc0 इंटू a रेस्ट टू द पावर 0 और x की पावर n, तो ये क्या है, ये है हमारा कोफिशिएंट, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ CO से। अच्छे से समझना, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ CO से, क्योंकि आगे कंसेप्ट आने C0 से। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट होगा nc1 x n-1 इंटू a रेस्ट टू द पावर 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आने वाला है, यहाँ पे कोफिशिएंट आने वाला है x के जो इंडिपेंडेंट होगा ये, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ C1 से, अगले वाले को डिनोट करूंगा मैं C2 से, नेक्स्ट को डिनोट करूंगा C3 से, एंड सो ऑन। तो ये होगा सब कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स को मैं कुछ इस तरीके से डिनोट करने वाला हूँ आने वाले कंसेप्ट में, और मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा कोफिशिएंट का मतलब क्या है। कोई भी ऐसा टर्म जो इंडिपेंडेंट होगा किस चीज का, जो इंडिपेंडेंट होगा एक्स का, उस टर्म को आप बोलोगे कोफिशिएंट। तो इसमें नंबर ऑफ कंसेप्ट आने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, और श्योरिटी है यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलना है। इसके अलावा नंबर ऑफ टर्म से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलना है। टोटल 3-4 क्वेश्चन हम टारगेट कर रहे हैं, इन कंसेप्ट के बाहर नहीं जाएगा। तो अब मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ कंसेप्ट को, सीधे स्टार्ट करूंगा मैं कंसेप्ट को, और कोशिश करूंगा कि सारे कंसेप्ट एक बार में पूरे यहाँ लिखा जाए। कंसेप्ट्स देखते हैं हम टाइप 3 क्वेश्चन में जो कंसेप्ट्स का यूज होने वाला है वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको बता दें टाइप 1 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे और टाइप 3 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला कंसेप्ट देखते हैं, बहुत अच्छे से समझना, जब यूज करोगे आप कंसेप्ट को तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, समझ में जाएगा कि क्या लिखवाया है, क्यों लिखवाया है। तो ये पूरा आप एक बार नोट कर ले अपनी कॉपी में, स्क्रीन को पॉज करके, अभी मैं समझा रहा हूँ, समझने के बाद स्क्रीन को पॉज करें, आराम से कंसेप्ट्स को नोट करें, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उनको आप सॉल्व करें। तो देखते हैं हम सबसे पहले पहला कंसेप्ट क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म in the expansion of 1 plus x raised to the power n is NCR। r plus 1th टर्म का एक्सपांशन, सॉरी कोफिशिएंट किसके एक्सपांशन में, 1 प्लस x रेस्ट टू द पावर के एक्सपांशन में, रेस्ट टू द पावर n के एक्सपांशन में क्या होता है, NCR होता है। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को हम सीधे डायरेक्टली यूज करेंगे। फायदा क्या होगा इससे बेटा, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में बहुत सारा। अभी कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे आगे, सीधे मैं प्रीवियस ईयर से करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि इन सब कंसेप्ट का उसमें यूज हुआ है। कल के आज ही करवाने की कोशिश करूंगा मैं। देखते हैं अब आगे, कोफिशिएंट ऑफ x रेस्ट टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ, पहले क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, अब क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x रेस्ट टू द पावर r इन एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेस्ट टू द पावर n इज NCR। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है, अच्छे से देखना, आराम से नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस a रेस्ट टू द पावर m प्लस n
द कॉफिशिएंट ऑफ एम एंड एन आर इक्वल। सीधे सीधे इन स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, श्योरिटी है मेरी, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो वो सीधे सीधे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन कई बार। तो 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर एम प्लस एन का अगर हम एक्सपांशन करते हैं तो कॉफिशिएंट्स जो होंगे एम के और एन के वो कैसे आएंगे, वो इक्वल आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से रीड करना, लिखने के बाद 2-3 बार रीड करना, बहुत अच्छे से क्लियर करना इसको। तो इसमें बोल रहा है आपसे द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर एन, 1 plus x raised to the power n is twice the coefficient of x raised to the power n in expansion of 1 plus x raised to the power 2n minus 1। यानी कि अगर हम सपोज करें इसका 1 plus x raised to the power 2n minus 1 के एक्सपांशन में x की पावर n का जो कॉफिशिएंट था वो क्या था, बीटा, और यहाँ पे x की पावर n का जो कॉफिशिएंट था वो अल्फा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कॉफिशिएंट ऑफ दिस, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 बीटा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये 4 कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखते हैं अगला कंसेप्ट हमारा, x प्लस ए रेस्ट टू द पावर n को मैंने ओपन किया तो क्या हुआ, क्या आया, C0 xn। C0 क्या है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, C0 क्या है, कॉफिशिएंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। C0 या ऑड इवन पे भी ध्यान नहीं दें आप, C0 x रेस्ट टू द पावर n प्लस C1 x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 प्लस C2 x रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 प्लस C3 x रेस्ट टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू Cn x रेस्ट टू द पावर 0। यहाँ पे ये CO C1 क्या है, ये NCR नहीं है, ये क्या है, हमारे कॉफिशिएंट हैं। ये क्या है, हमारे कॉफिशिएंट हैं। ये कॉफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट है, इसलिए क्या लिखा मैंने, C0। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये कौन से नंबर का कॉफिशिएंट है, ये फर्स्ट नंबर का कॉफिशिएंट है, ये सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट है, ये थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट है। तो ये क्या होगा, ऑड नंबर, ये होगा इवन नंबर, ये होगा ऑड नंबर, ये होगा इवन नंबर। क्वेश्चन कैसा बनता है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड terms, find the sum of all coefficients of odd terms in the expansion of given। कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, उसके जो coefficients होंगे odd वाले उनका आपको सम निकालना रहता है। एक बार में आप देख के समझ जाएंगे, सीधे टिक करके आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी जरूर आएगा। तो ऑड इवन समझ में आ गया होगा। ऑड में देखो आप C0, फिर ऑड में देखो आप C2, ऑड में देखो आप C4। तो ऑड में कॉफिशिएंट के साथ जो सबस्क्रिप्ट है वो कैसा है, वो सबस्क्रिप्ट है इवन। ध्यान रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। C0 C2 C4 भले चाहे ये इवन नंबर आपको दिख रहा हो, इवन नंबर दिख रहा हो, पर ये ऑड कॉफिशिएंट्स हैं। ऐसे ही इवन कॉफिशिएंट्स में क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, C1 C3 सबस्क्रिप्ट ऑड आएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसके ऊपर कंसेप्ट देखें, सम ऑफ कॉफिशिएंट इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। सिर्फ कॉफिशिएंट के सम की बात चल रही है, तो सीधे फॉर्मूला याद रखना है और कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फॉर्मूला है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी अगर हम सारे कॉफिशिएंट्स को ऐड कर दें, ऑड बी और इवन बी, सभी कॉफिशिएंट को ऐड कर दे, तो वो किसके बराबर आने वाले हैं, वो आने वाले हैं 2 रेस्ट टू द पावर n। n का मतलब क्या है, यहाँ पे n का मतलब है इंडेक्स पावर, यानी कि ये जो वैल्यू होगी इसी को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम, सम ऑफ इवन कॉफिशिएंट। अगर सिर्फ आपसे बोला जाए कि इवन कॉफिशिएंट्स का सम करो, यानी कि C1 प्लस C3 प्लस C5, तो ये क्या होता है 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। इवन के लिए भी यही फॉर्मूला है और ऑड के लिए भी यही फॉर्मूला है। तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट खत्म। आराम से आप स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लें और जूम करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से नोट कर लें। कल हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। हाँ, देख लें आप इसको अच्छे से और समझ लें, लिख लें, बड़ा ही आसान हो जाएगा अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, टाइप 3 के क्वेश्चंस में कल करवाऊंगा। अच्छे से तैयारी करें, घर पे रहें। थैंक यू।